जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल ज्ञान 2026 में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि परीक्षाओं में इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप बिहार बोर्ड के तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी में एक अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। इसमें आज हम देखेंगे 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है और हर बार पूछे जाते हैं। तो बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रश्न 1, पुष्पों का नर जनन अंग कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है जयांग, बी पुंकेसर, सी अंडाशय, डी वर्तिकाग्र। बच्चों यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काम आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पुंकेसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। बच्चों जो इतने सारे जो क्वेश्चन होगा इसे आप अच्छे से देखिए ताकि आपको समझ आएगा और आप बोर्ड में अच्छे नंबर ला पाइएगा। प्रश्न 2, पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है? तो आपके ऑप्शन है पुंकेसर, बी दलपुंज, सी जयांग, डी बाय दलपुंज। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी जयांग। ऑप्शन सी आपका आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न 3 है, पुंकेसर का मुख्य भाग कौन सा है? आपका ऑप्शन है एक पराग कोश और तंतु, बी अंडाशय और वर्तिकाग्र, सी वर्तिकाग्र और बीजांड, डी दल और बाह्यदल। तो आपके सही आंसर है ऑप्शन ए पराग कोश और तंतु सही आंसर है। प्रश्न 4, बच्चों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। पहले आप ऑप्शन को पढ़िए फिर उसके बाद आप अपना आंसर बोलिए। चौथा क्वेश्चन है, परागकण कहाँ बनते हैं? तो आपका ऑप्शन है अंडाशय में, बी पराग कोश में, सी वर्तिकाग्र में, डी बीजांड में। तो आपके सही आंसर है ऑप्शन बी पराग कोश में। क्वेश्चन 5, प्रश्न 5, परागकण की बाहरी भित्ति कहलाती है? तो आपके ऑप्शन है इंटाइन, बी एक्साइन, सी न्यूक्लियस, डी प्लाज्मा झिल्ली। तो आपके सही आंसर है ऑप्शन बी एक्साइन। बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6, परागकण की बाहरी भित्ति
किस पदार्थ की बनी होती है? आपके ऑप्शन है सेल्यूलोज, बी काइटिन, सी स्पोलोपोलेनिन, डी लिग्नन। तो आपके सही आंसर है ऑप्शन सी स्पोलोपोलेनिन, आपके सही आंसर है। प्रश्न 7, परागकण की आंतरिक वृत्ति कहलाती है? आपके ऑप्शन है एक्साइन, बी इंटाइन, सी टेगमैन, डी एंथोथीसियम। तो आपके सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एंटाइन, आपके सही आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। प्रश्न 8, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना कहलाती है? तो आपके ऑप्शन है ए निषेचन, बी परागकण, सी अंकुरण, डी बीज निर्माण। तो आपके सही आंसर है ऑप्शन बी परागकण, ऑप्शन बी परागकण। प्रश्न 9, प्रश्न 9 है एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए पल परागकण, बी स्व परागण, सी संकलन, डी निषेचन। तो आपके सही आंसर है ऑप्शन बी स्व परागण। बढ़ते हैं प्रश्न 10। प्रश्न 10 है एक ही पौधे के एक पुष्प से दूसरे पुष्प में परागकण कहलाता है? तो आपके ऑप्शन है ए ऑटोगोमी, बी गीटोनोगोमी, सी जेनोगोमी, डी ऑफोमिक्स। तो आपके सही आंसर हुए ऑप्शन बी गीटोनोगोमी, आपके सही आंसर है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 11। बच्चों प्रश्न को अच्छे से समझिए, फिर इसके बाद आप अपने मन में आंसर सोच के लिखिए, जिससे आपके तैयारी और भी मजबूत होगा और आप जान पाइएगा कि हम कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और हम कितने पानी में हैं। प्रश्न 11 देखते हैं, दो अलग अलग पौधे के पुष्पों के बीच परागकण कहलाता है? तो आपके ऑप्शन है ए ऑटोगोमी, बी गीटोनोगोमी, सी जेनोगोमी, डी कायिक जनन। तो आपके आंसर है ऑप्शन सी जेनोगोमी। प्रश्न 12, प्रश्न 12 है परागकण के लिए मधुमक्खियां किस प्रकार के पौधों में अधिक सहायता करती है? आपके ऑप्शन है ए जल परागित, बी कीट परागित, सी वायु परागित, डी स्व परागित। तो आपके सही आंसर है इस क्वेश्चन के ऑप्शन बी कीट परागित। क्वेश्चन 13, प्रश्न 13 है वायु द्वारा होने वाला परागकण कहलाता है? तो आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोफिली, बी एंडोमोफिली, सी एनीमोफिली, डी ऑन्थोफिली। तो आपके सही आंसर है
इस क्वेश्चन के ऑप्शन सी एनीमोफिली। प्रश्न 14। प्रश्न 14 है, जल द्वारा होने वाला परागकण कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोफिली, बी एनीमोफिली, सी एंटोमोफिली, जी जेनोगोमी। तो आपके सही आंसर है प्लस ऑप्शन ए हाइड्रोफिली, आपके सही आंसर है। बच्चों सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखते जाइए। प्रश्न 15, कीटों द्वारा होने वाला परागकण कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोफिली, बी एंटोमोफिली, सी एनीमोफिली, डी ऑटोगोमी। तो आपके सही आंसर है ऑप्शन बी एंटोमोफिली, आपके सही आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न 16 की तरफ। प्रश्न 16 है, पराग कणों का अंकुरण सामान्यतः कहाँ होता है। तो आपके ऑप्शन है ए बीजांड से, बी परागकण से, सी अंडाशय से, डी वर्तिकाग्र से। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी परागकण से। प्रश्न 17। प्रश्न 17 है, पराग नलिका किससे निकलती है, अर्थात पराग नलिका किससे निकलती है। तो आपके ऑप्शन है ए बीजांड से, बी परागकण से, सी अंडाशय से, डी वर्तिकाग्र से। तो आपके सही आंसर है ऑप्शन बी परागकण से, परागकण से निकलती है। प्रश्न दोस्तों प्रश्न 18। प्रश्न 18 है, पराग नलिका सामान्यतः किसके माध्यम से बहती है। तो आपके ऑप्शन है ए अंडाशय से, बी वर्तिका से, सी पराग कोश से, डी बीज पत्र से। आप अपना क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी वर्तिका से। प्रश्न 19। प्रश्न 19 है, बीजांड किसके अंदर पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए वर्तिकाग्र, बी वर्तिका, सी अंडाशय, डी परागकोश। तो आपके सही आंसर है ऑप्शन सी अंडाशय से, अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड। प्रश्न 20। प्रश्न 20 है, बीजांड का वह छिद्र जिससे पराग नलिका प्रवेश करती है कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है ए चालाजा, बी माइकोफाइल, सी न्यूसेलस, डी भ्रूणकोश। तो आपके सही आंसर है ऑप्शन बी माइकोफाइल। प्रश्न 21। प्रश्न 21 है, सामान्यतः एक परिपक्व भ्रूणकोश में कितने नाभिक होते हैं। आपके ऑप्शन है ए 4, बी 8, सी 6, डी 10। तो आप अपना आंसर सोचिए और बताइए कितना होगा। आपके सही आंसर है ऑप्शन बी 6। प्रश्न 22। प्रश्न 22 है, सामान्यतः भ्रूणकोश में कितनी कोशिका होती है। आपके ऑप्शन है ए 5, बी 7,
सी 8, डी 10। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 7। 7 इसका सही आंसर है। और बच्चों, यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। 2025 में आ गए हैं क्वेश्चन, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 23। प्रश्न 23 है, भ्रूण कोश की अंड कोशिका कहाँ स्थित होती है? तो आपके ऑप्शन ए चालजा के पास, बी माइकोफाइल्स के पास, सी केंद्र में, डी न्यूसेलस में। तो आपके सही आंसर है ऑप्शन बी, माइकोफाइल के पास है। बढ़ते हैं अगला। यह हमेशा ऊपर नीचे हो जाता है। प्रश्न 24 है, अंड कोशिका के साथ कितनी सहायक कोशिकाएं पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन है ए, बी 2, सी 3, डी 4। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट प्रश्न 25, सहायक कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ए एंडोपोडल, बी जिड, सी ध्रुवीय कोशिकाएं, जी जनन कोशिकाएं। तो आपके सही आंसर है ऑप्शन बी, जिड। नेक्स्ट प्रश्न 26, भ्रूण कोश के चालजा सिले पर कितनी एंटीपोडल कोशिका होती है? तो आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट प्रश्न 27, भ्रूण कोश के केंद्र में कितने ध्रुवीय नाभिक होते हैं? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है ए बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट प्रश्न 28, आवृतबीजी पौधों में निषेचन कहाँ होता है? तो आपके ऑप्शन है ए पराग कोश में, बी भ्रूण कोश में, सी वर्तिकाग्र में, डी बाह्यदल में। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी भ्रूण कोश में। नेक्स्ट प्रश्न 29, एक नर युग्मक और अंड कोशिका के संलयन को कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए त्रिगुणित संलयन, बी युग्मन, सी परागण, डी अंकुरण। तो इसका आंसर है बी युग्मन। नेक्स्ट प्रश्न 30, नर युग्मक और ध्रुवीय नाभिक के संलयन को कहते हैं? इसका ऑप्शन है ए युग्मन, बी त्रिगुणित संलयन,
सी परागन, डी निषेचन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिगुणित संलयन। नेक्स्ट, प्रश्न 31। आविलित बीजी पौधों में दोहरे निषेचन की खोज किसने की थी? इसका ऑप्शन है ए रॉबर्ट हुक, बी नवासिन, सी डार्विन, डी मेंडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नवासिन। प्रश्न 32। प्रश्न 32 है, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए शैवाल, बी अनाविलित बीजी, सी आविलित बीजी, डी कवक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आविलित बीजी। प्रश्न 33। त्रिगुणित भ्रूण पोष किस प्रक्रिया से बनता है? तो इसका ऑप्शन है ए परागन, बी त्रिगुणित संलयन, सी अंकुरण, डी कोशिका विभाजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिगुणित संलयन। नेक्स्ट, प्रश्न 34। निषेचन के बाद अंड कोशिका से क्या बनता है? तो इसका ऑप्शन है ए भ्रूण पोष, बी युग्मनज, सी बीजावलन, डी फल भित्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, युग्मनज। नेक्स्ट, प्रश्न 35। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 35 है, निषेचन के बाद युग्मनज से क्या बनता है? आपका ऑप्शन है ए भ्रूण, बी भ्रूण पोष, सी बीजावलन, डी परागकण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भ्रूण। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, आने वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 36। निषेचन के बाद प्राथमिक भ्रूण पोष नाभिक से क्या बनता है? इसका ऑप्शन है ए भ्रूण पोष, बी युग्मनज, सी बीजावलन, डी फल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भ्रूण पोष। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 37। निषेचन के बाद बीजांड किसमें बदल जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए फल में, बी बीज में, सी भ्रूण, डी परागन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बीज। निषेचन के बाद बीजांड बीज में बदल जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, प्रश्न 38। निषेचन के बाद अंडाशय किसमें बदलता है? तो इसका ऑप्शन है ए बीज में, बी फल में, सी भ्रूण में, डी परागकण में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 39। भ्रूणपोष का मुख्य कार्य है परागकण करना, भ्रूण को पोषण देना, सी बीज को रंग देना, डी फल बनाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण पोष का मुख्य कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना, मतलब खाना पीना इत्यादि ये सब देना। नेक्स्ट प्रश्न 40। परागकण की जनन कोशिका विभाजित होकर कितने नर युग्मक बनाती है? तो इसका ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2, 2 नर युग्मक बनाती है। प्रश्न 41। परागकण की कायिक कोशिका को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए ट्यूब कोशिका, बी अंड कोशिका, सी सहायक कोशिका, डी एंटीपोडल कोशिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ट्यूब कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न 43। पराग नलिका के विकास में मुख्य रूप से कौन सी कोशिका कार्य करती है? तो इसका ऑप्शन है ए जनन कोशिका, बी ट्यूब कोशिका, सी अंड कोशिका, डी एंटीपोडल कोशिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ट्यूब कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न 43। परागकण सामान्यतः किस अवस्था में परागकोश से निकल आते हैं? इसका ऑप्शन है ए 1 कोशिकीय या 2 कोशिकीय, बी 4 कोशिकीय, सी 8 कोशिकीय, डी बहुकोशिकीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 कोशिकीय या 2 कोशिकीय। नेक्स्ट प्रश्न 44। स्व असंगति किसे रोकती है? ए परागकण, बी स्व परागकण, सी फल निर्माण, डी बीज निर्माण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्व परागण। प्रश्न 45। उभयलिंगी पुष्प में पाए जाते हैं उभयलिंगी पुष्प में पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए केवल पुंकेसर, बी केवल जयांग, सी पुंकेसर और जयांग दोनों, डी केवल दल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुंकेसर और जयांग दोनों। नेक्स्ट प्रश्न 46। नर और मादा जनन कोशिका के संलयन को कहते हैं? ए परागकण, बी निषेचन, सी अंकुरण, डी बीज प्रसार। अर्थात मेल और फीमेल जब एक दूसरे में आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो आप सबको तो पता ही होगा दोस्तों क्या कहते हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी निषेचन, फर्टिलाइजर। प्रश्न 47। निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका है? ऑप्शन है भ्रूणपोष, बी युग्मनज, सी बीज, डी फल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
बी युग्मनज। नेक्स्ट प्रश्न 48, बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात बिना फर्टिलाइजर के बीज बनने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका ऑप्शन ए ओफोमिक्स, बी परागकण, सी युग्मनज, डी त्रिगुणित संलयन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ओफोमिक्सस, ओफोमिक्सस। नेक्स्ट प्रश्न 49, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया कहलाती है। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया कहलाती है। आपका ऑप्शन है ए पार्थेनोकॉपी, बी ओफोमिक्सस, सी परागकण, डी संकलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पार्थेनोकॉपी। नेक्स्ट सॉरी दोस्तों, यह था बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया और यह है बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया। इसमें आप गलती मत करना। नेक्स्ट है और आखिरी सवाल है प्रश्न 50, बीजों को बिना निषेचन के बनाने वाली प्रक्रिया कृषि में किस कारण उपयोगी है। तो इसका ऑप्शन है ए आनुवंशिक गुणों को बनाए रखने के लिए, बी पौधे को छोटा करने के लिए, सी परागण रोकने के लिए, डी केवल फल का आकार बढ़ाने के लिए। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आनुवंशिकी गुणों को बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों यह थे आपके 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर अभी तक आप इस वीडियो को इतना दूर तक देख लिए हैं तो आप सोच लीजिए कि आपकी तैयारी मजबूत होते जा रही है और जितना क्वेश्चन आप किए हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्लास 12 के दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।